हाँ जी बच्चों। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम्म। आ जाओ, देखिए सब लोग आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों के पास? हाँ जी। भरत सिंह जी, राम राम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सब। हिमांशु, कैसे हो बेटा? ज़्यादा जल्दी तो नहीं आया ना आज? हैं दिनेश पूनिया, तारा, कहीं सुबह 8 बजे आकर के आपको डिस्टर्ब कर दिया हो, बोलोगे सर हम तो 8 बजे उठते हैं और आप आ गए? हम्म। विनीता कुमारी, धीरे धीरे जाग रहे हैं बच्चे आज। अनूप। मनीष शर्मा, रीनू वर्मा, बंटी सर, आप 2 घंटे की क्लास लोगे तो आप हमें छोड़कर जल्दी चले जाओगे? नहीं, अभी कल जाऊंगा, आज आज तो रहूंगा, है ना। कल और मिलूंगा, अभी तो टेंशन मत लो भाई, कल और मिलूंगा। कल 9 बजे ही मिलेंगे, कल 8 बजे नहीं मिलेंगे। अंकला, घनश्याम सिंह जी, दिनेश जहांगीर, पूजा। 2 मिनट बात कर लो प्लीज, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई अनूप, क्यों टेंशन ले रहे हो? है। अलका बारोलिया जी, बिल्कुल आप क्लास में, आप पहली बार लाइव आ रही हो। माही सोनी भी मुझे लग रहा है कि पहली बार ही लाइव आई है क्लास में। अच्छा, आपका कोई डाउट है तो मुझे डाउट पूछो आज, पहले थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपसे बातें कर लेता हूँ। आपका कोई भी डाउट है, अब तक जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम्म। भाई अब तक जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बताओ। हम्म। सर मैं बैक क्लास रिकॉर्ड देखता हूँ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। XYZ चिंकी यादव, चिंकी कम मैं रेगुलर नहीं आ रही आजकल क्लास में। कालू रावत, इंसाफ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। अच्छा। विमल कुमार बेरवा, मैं आपके लिए लाइव आया हूँ, बहुत बढ़िया मेरे बेटे। पहुँच गया। ठीक है। देखो, कल अपनी लास्ट क्लास होगी, एक तो मैं बता दूं, तो सबको आना है लास्ट क्लास के अंतर्गत, है ना। भाई सबको आना है, बहुत बढ़िया। मैंने अभी टॉपिक के PYQ लगाए हैं, सब सोलो हो रहे हैं, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अलका बारोलिया, शाबाश मेरे प्यारे डियर। और कोर्स नहीं हो पा रहा, पूजा हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा? ओमवीर गुप्ता जी, फर्टिलाइजर एंड यूरिया खाद की लाइसेंस बनवाने पर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती क्या? ऐसा किसने बोला यार? हम्म। ओमवीर गुप्ता, ऐसा किसने बोला भाई? मैं बेस्ट क्लास लेती हूँ, अच्छा। चलिएगा ना, अब बातें हो गई अपनी। अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत नागरिक अधिकार पत्र के बारे में बातें की थी। और नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक समझाया था कि यार एक प्रकार से काम के अंतर्गत पारदर्शिता लाना है। पारदर्शिता का मतलब भी मैंने आप लोगों को समझाया था, है ना। भाई पारदर्शिता का मतलब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं वो एकदम सब लोगों के सामने होना चाहिए प्यारे बच्चों। भारत के अंतर्गत इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1996, 97, 98 तक शुरुआत हुई थी। राजस्थान में हमने 1998 में लागू हुआ था, भारत में 1997 के अंतर्गत लागू कर दिया था। ठीक है ना। अब आपको मैं इसमें कुछ बातें और लिखाऊं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि सर इसमें जो नागरिक अधिकार पत्र होगा इसका उद्देश्य क्या होगा? भाई इसका उद्देश्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हमने नागरिक अधिकार पत्र लागू कर दिया, लेकिन सर हमें ये बताओ कि ये हमारे काम में कहाँ आता है भाई? ये हमारे काम में कहाँ आता है? तो हमारे काम में आता है मेरे प्यारे बच्चों। लिखो उद्देश्य। इसका ऑब्जेक्ट अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि भैया इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य के अंतर्गत देखो मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य के अंतर्गत देखो आप लोग कि इसके अंतर्गत किसी संस्था अथवा फर्म द्वारा
इसके अंतर्गत किसी फर्म अथवा संस्था द्वारा फर्म अथवा संस्था द्वारा, फर्म यानी कोई कंपनी, है ना, फर्म यानी कोई कंपनी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई कंपनी मेरे प्यारे बच्चों, या कोई इंस्टीट्यूट द्वारा नागरिकों के प्रति प्रति स्थापना के दौरान उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है। ठीक है ना, कि इसके अंतर्गत किसी फर्म अथवा संस्था संस्था द्वारा नागरिकों के प्रति, संस्था द्वारा नागरिकों के प्रति, नागरिकों के प्रति, है ना, नागरिकों के प्रति स्थापना के दौरान, स्थापना के दौरान, स्थापना के दौरान उद्देश्य, यानी हम कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था की स्थापना करेंगे उसी समय मेरे प्यारे बच्चों उसके उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है, उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, किया जाता है कि भाई हम लोग ये क्यों बना रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आप लोगों को, मान लो हमारा रोजगार वित्त अंकित एक संस्थान है, हमारा रोजगार वित्त अंकित है, ये एक संस्थान है मेरे प्यारे बच्चों। इस संस्थान के अंतर्गत जब हमने इसकी स्थापना की तो हमारा एक उद्देश्य था, इसका हमारा क्या उद्देश्य था कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, हम मिनिमम फीस रखेंगे, समय पे सिलेबस करवाएंगे, बच्चों को हर वो चीज जो बच्चों को जरूरत है वो हम लोग देंगे। तो ये हमारा एक उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा, हम लोग इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि जो हम काम वगैरह करेंगे वो आपको जानकारी भी देंगे। मान लो हम कोई भी बैच लॉन्च करते हैं तो इस बैच की आप लोगों को जानकारी भी देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम चुपचाप यार बैच लॉन्च कर यार हम चले गए। हम और भी कोई काम करते हैं तो आपको पहले जानकारी देते हैं कि भाई देखो हमारे संस्थान है वो आपके प्रति ये काम कर रही है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, है ना। 1 मिनट के लिए। हाँ जी, ठीक है ना। तो भाई साहब कोई भी काम होता है ना, हम उसका एक उद्देश्य होता है हमारा, और नागरिक अधिकार पत्र है वो भी यही बोलता है कि आप कोई भी काम करो नागरिकों का ऑब्जेक्ट है उसके अंतर्गत सबसे पहले होना चाहिए उसके अंतर्गत। ठीक है सर। दूसरा कि भाई साहब जो आपने उद्देश्य लिए हैं, मान लो हमने आरडब्ल्यूए के लिए अंतर्गत आपका एक उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है वो एक थानेदार बेच लेकर के आएंगे। ठीक है साहब। अब ये जो थानेदार बेच होगा ना, अब हम ले, लेकिन इसका आप लोगों को एक निश्चित समयावधि में भी पूरा करवाएंगे। भाई ये जो बेच लेकर के आए हैं एक निश्चित समयावधि में करवाएंगे, तो हमने इस फर्म ने जो भी स्थापना की है, जो आपके ऑब्जेक्ट लिए हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत उन उद्देश्यों का कार्यों को पूरा किया जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो, अगला लिखो इसके अंतर्गत, फर्म अथवा संस्था द्वारा, फर्म अथवा संस्था द्वारा, कोई भी फर्म या कोई भी संस्था है द्वारा निश्चित समयावधि के अंतर्गत, निश्चित समयावधि के अंतर्गत, जैसे हमने आपको बोला था कि भाई दिसंबर जनवरी से पहले पहले आपका सिलेबस करवा देंगे, है ना, कार्यों को पूर्ण करना समयावधि के अंतर्गत, कार्यों को फर्म अथवा संस्था द्वारा निश्चित समयावधि के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करना उद्देश्य रखा जाता है। कार्यों को पूर्ण करना उद्देश्य रखा जाता है, उद्देश्य रखा जाता है।
लो जी जनाब, हमने बोला कि हम आरडब्ल्यूए के लिए थानेदार बेच लेके आ रहे हैं, और ये जो थानेदार बेच होगा इसको हम लोग आपके लिए बहुत जल्दी यानी एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत आपको पूरा करवा देंगे। ऐसा नहीं कि लेकर के बैठ जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, दूसरी, सर अगर मान के चलो आपने आपने ये निश्चित समयावधि के ऊपर नहीं करवाया तो क्या होगा, इसका एक शिकायत निवारण भी होगा। अगर आप किसी भी फर्म अथवा किसी भी संस्था से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत नागरिक द्वारा शिकायत पेटिका में रखा जाएगा, है ना, एक शिकायत पेटिका रखेंगे हम लोग, उसके अंतर्गत आप उसकी शिकायत डाल सकते हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। अगर मान के चलो हम लोग समय पे आपका सिलेबस नहीं करा रहे हैं, तो आप ऐसा टेलीग्राम पे मैसेज कर दो कि मास्टर जी आप समय के ऊपर सिलेबस है वो नहीं करा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना, आप हमारी शिकायत कर सकते हो। ठीक है साहब। सर इस प्रकार की चीजें होने से फायदा क्या होगा है भाई, नागरिक अधिकार जो पत्र है इसके सकारात्मक चीजें क्या है, तो लिखो नागरिक अधिकार पत्र के सकारात्मक तथ्य। भाई नागरिक अधिकार पत्र है, ये हमने लागू तो कर दिया गुरुजी, लेकिन हमें इसका फायदा क्या मिलेगा, हमें इसका फायदा क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला फायदा, लोक प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता आएगी। लोक प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता आएगी। मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई लोक प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता आएगी, इसका मतलब क्या हुआ। लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब क्या होता है, जनता। जनता का जो प्रशासन होगा उसमें जवाबदेहिता का मतलब होता है काम समय पे होंगे। पारदर्शिता का मतलब है वैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें एकदम आपके सामने होगा। जवाबदेहिता और पारदर्शिता का मतलब कल बात कर चुके हम लोग, ठीक है। दूसरा, भ्रष्टाचार में कमी होगी। जब चीजें सामने रहेगी आप लोगों के, सब चीजें ओपन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों भ्रष्टाचार में कमी आएगी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार में कमी, करप्शन के अंतर्गत कमी होगी प्यारे बच्चों। कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। भाई मान के चलो मैं तुम्हारा एग्जाम्पल दूं, तुम ऐसा ही बनोगे, है ना, तुम ऐसा ही बनोगे। अब तुम लोगों को पता है कि भाई सब चीजें ओपन है, अगर मैं किसी से कोई रिश्वत लेऊंगा तो मेरे सीनियर ऑफिसर्स को पता चल जाएगा, है ना, सीनियर ऑफिसर्स को पता चल जाएगा। अगर मैं रिश्वत लूंगा तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा या सस्पेंड हो जाऊंगा। तो आप ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो आपका जो कार्य कुशलता है वो बढ़ेगी, है ना, जो स्किल्स है वो बढ़ेगी। अब हालांकि इसमें पीठ पीछे सब चीज़ें होती है, उनके बारे में बातें नहीं करूंगा, है ना, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब मेरे प्यारे बच्चों लोक प्रशासन में पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी, कार्य कुशलता के अंतर्गत वृद्धि होगी, तो भाई साहब जनता के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आपका, है तो लिख लो दोस्तों, जनता के विश्वास में वृद्धि होगी, जनता के विश्वास में वृद्धि होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, जनता के विश्वास में वृद्धि होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जनाब, भाई ठीक है साहब, ये काम होगा भैया। भाई अगर नागरिक अधिकार पत्र की बातें करें हम लोग, तो ये हम लोगों को इसके फायदे मिलेंगे भैया। ठीक है साहब। अब सर एक बात बताओ, पूछो, कोई भी कंपनी होगी, हाँ, या कोई भी संस्थान होगा, बिल्कुल होगा, वो कौन से सिद्धांत का है, उसके लिए भी कुछ पालन है क्या, बिल्कुल है साहब। अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी की स्थापना कर रहा है या कोई सरकारी संस्थान है, उसके लिए 6 सिद्धांत पालन किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। तो स्टार लगा करके लिखो कि सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत किसी संस्था या फर्म द्वारा 6 सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक सार्वजनिक सेवा मतलब सरकारी सेवा हो गया है। सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत किसी संस्था या फर्म को है ना, सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत किसी संस्था या फर्म को 6 सिद्धांतों का पालन 6 सिद्धांतों का पालन है ना, 6 सिद्धांतों का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। सर ये 6 सिद्धांत कौन कौन से होंगे? है ये 6 सिद्धांत है प्यारे बच्चों, कौन कौन से होंगे? कालू, माही, आरुषि, सक्षम है। मापदंड, कोई भी चीजें होगी है ना, कोई भी चीजें होगी उसका मापदंड मेरे प्यारे बच्चों एकदम खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का अलग ले रहे हो किसी का अलग ले रहे हो। पारदर्शिता, सब चीजें ओपन होनी चाहिए। अगर किसी चीज में पारदर्शिता नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों तो फिर काम होगा ही नहीं। सूचना, इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा स्वैच्छिक चुनाव, स्वैच्छिक चुनाव, आप लोग ऐसा ही बने। स्वैच्छिक चुनाव, आप लोग कहीं कोई रेड मारनी है ना, कहीं कोई रेड मारनी है या किसी को अरेस्ट करना, आपको अपनी टीम गठित करनी है तो आपको अपनी मर्जी से टीम बनाने नहीं दिया जाएगा, फिर तो समस्याओं का सामना करना होगा कि नहीं होगा। निष्पक्षता, भाई 5वां होगा आपका निष्पक्षता। कोई भी काम करो हमेशा निष्पक्षता के साथ करो, भेदभाव के साथ मत करो, वो सुलभता के साथ और सुलभता के साथ, आसानी से मेरे प्यारे बच्चों, सुलभता, लो जी साहब, आसानी के साथ। ये 6 मापदंड जो है वो नागरिक अधिकार पत्र के अंतर्गत कोई भी संस्थान है उसके द्वारा लागू किया जाता है दोस्तों। ठीक है सर। अब हम बात करें कि सर नागरिक अधिकार पत्र जो है वो कौन कौन से देशों ने अपना रखा है। भाई अगर मैं नागरिक अधिकार पत्र की बातें करूं कि सर कौन कौन से देशों ने अपना रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार लगा करके लिख लो। नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे अरे नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? कि तुम बोलोगे सुबह सुबह थोड़ा जोश कम दिख रहा है आज मुझे आप लोगों में, जल्दी आ गया क्या मैं? एक बार थम्स अप करके बताओ देखे तुम लोग सब वो हो एकदम जाग रहे हो है, सब थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर जाग रहे हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। कालू, माही, आरुषि, सक्षम, टीना, विनीता, पूनम, प्रीति, अमित, अरुण, बंटी, अरे इंसाफ, ओमवीर, सब लोग एक बार थम्स अप करके बताओ देखे तुम लोगों को नींद तो नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सुस्त सुस्त से लग रहे हो तुम लोग है। एक शेर है ना, कौन सा है कि उसूलों पे जब आँच आए तो क्या जागना जरूरी है, क्या है? उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, कुछ ऐसा ही कहते हैं ना है। नहीं नहीं उधर सबका कमेंट आ रहा है, सो तो नहीं रहे। मैं सोचा कहीं मैं यहाँ नागरिक चार्टर पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, भाई तुम्हें आगे जा करके ये काम करना है। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा और बचा है बस, फिर हम जिला प्रशासन के बारे में बातें करेंगे भाई, फिर जिला प्रशासन के बारे में बातें करेंगे। लिख लो कि निम्न देशों ने नागरिक अधिकार पत्र लागू कर रखा है। निम्न देशों ने नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र लागू कर रखा है, कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों निम्न देशों के द्वारा। कौन कौन सी प्यारे बच्चों? जैसे बेल्जियम, बेल्जियम ने 1992 में लागू किया था, लोक सेवा चार्टर नाम है वहां पे इसका, है ना। अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, बेल्जियम ने मेरे प्यारे बच्चों नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत हुई थी 1992 में, और वहां पे इसका नाम लोक सेवा चार्टर है, लोक सेवा चार्टर। इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। जैसे मैंने कल आपको लोकपाल पढ़ाया था ना, लोकपाल को स्वीडन में ओमवुड्समैन के नाम से जाना जाता है, तो ओमवुड्समैन की अवधारणा कहां से ली गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
कनाडा के अंतर्गत लोक सेवा मानक पहल के नाम से जाना जाता है कनाडा में लोक सेवा मानक पहल, लोक सेवा मानक पहल, मानक पहल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में 1997 में लागू हुआ था। भारत के अंतर्गत भारत में 1997 में नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र प्यारे बच्चों। इनके अलावा है, इनके अलावा बात करूं मैं तो बताओ, देखिए और कौन से देश के अंतर्गत है। मलेशिया में, जहां नागरिक चार्टर के नाम से जाना जाता है, मलेशिया 1994 नागरिक चार्टर, नागरिक चार्टर के नाम से जाना जाता है वहां पे प्यारे बच्चों। और फिर स्पेन के अंतर्गत, स्पेन में प्यारे बच्चों 1992 में गुणवत्ता निर्धारण पत्र, स्पेन 1992 में गुणवत्ता गुणवत्ता निर्धारण पत्र, गुणवत्ता निर्धारण पत्र मेरे प्यारे बच्चों। ये अलग अलग देशों ने अलग अलग इसके नाम दे रखे हैं। ठीक है ना, ठीक। अब दो तीन लाइन और लिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होगी, है ना। जो तीन लाइनें और लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होगी मेरे प्यारे बच्चों। एक है कि 31 मार्च 2002 को दोस्तों हमारी भारत सरकार के द्वारा जितने भी विभाग है उन सब विभागों के नागरिक चार्टर सूचना व आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे, है ना। हालांकि ये तारीख पूछी जा सकती है क्या मुझे, लेकिन 2002 लिख लो आप लोग इसके अंतर्गत, है ना, पूछा जा सकता है। 31 मार्च 31 मार्च 2002 को केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा क्या बोला कि 31 मार्च 2002 को केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार लिख लो द्वारा, विभागों द्वारा, एक तो केंद्र सरकार द्वारा अथवा या लिख लो या विभागों द्वारा, जिस विभाग के अंतर्गत आता है, विभागों द्वारा। भाई मान लो कोई चार्टर जो जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य विभाग वाले के अंतर्गत आ जाएगा, शिक्षा वाला चार्टर शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, सड़क वाला सड़क में, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सभी विभागों के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों नागरिक चार्टर सूचना व आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए। विभागों द्वारा, विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के आंकड़े, नागरिक अधिकार पत्र के आंकड़े, है ना, नागरिक अधिकार पत्र के आंकड़े 31 मार्च 2002 को केंद्र सरकार द्वारा या विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के आंकड़े वेबसाइट पर, वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए, उपलब्ध कराए मेरे प्यारे दोस्तों, कराए गए ऐसे लिख लो। लो जी साहब, है ना, मतलब अब सब चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, अब सब चीजों को ऑनलाइन कर दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख लो इसके अंतर्गत कि बैंकिंग क्षेत्र में चार्टर के उपयोग के लिए 3 बैंकों के नाम है वो प्रारंभ में नामित किए गए थे। 3 बैंक कौन कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, विनीता यार कनाडा का मुझे सन याद नहीं है ना, पीएनबी और पंजाब सिंधी बैंक और ओरिएंटल बैंक। ठीक है, तो देखो बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र, बैंकिंग क्षेत्र में नागरिक अधिकार पत्र के उपयोग के लिए 3 बैंकों के नागरिक अधिकार पत्र के उपयोग के लिए, उपयोग के लिए प्रारंभ में, प्रारंभ में 3 बैंकों का नाम, 3 बैंकों का नाम लिया गया, लिया गया। ये 3 बैंक कौन कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों, एक पंजाब नेशनल बैंक थी,
है। एक पीएनबी जानते हैं सब लोग, दूसरी ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक, और तीसरी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत पंजाब व सिंध बैंक, पंजाब व सिंध बैंक, व सिंध बैंक। लो जी साहब, इन बैंकों के अंतर्गत भी मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभ के अंतर्गत जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना? ठीक है जी साहब, इतना ही ध्यान रखना है ये नागरिक अधिकार पत्र के बारे में आप लोगों को। एक लाइन में अगर आप लोगों को मैं समझाऊं, है ना, एक लाइन में अगर आप लोगों को मैं समझाऊं कि ये नागरिक अधिकार पत्र क्या है, तो इतना समझ लो कि सरकारी विभागों से ईमानदारी से काम करवाने का एक ये साधन है ना, कि कोई डिपार्टमेंट है वो किसी प्रकार का करप्शन ना करे। बस ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करता हूं, डाउट लेता हूं, फिर हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिला प्रशासन। ठीक है, तो आ जाओ। जैसे एक मेरा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है, सक्षम, बोल रहा है किस तरह एक बात पूछ लूं, पूछो बेटा, है ना। सर प्लीज अब प्रैक्टिस शुरू करवा देना अपने पॉलिटिकल साइंस की, बिल्कुल कोशिश करेंगे। नहीं आ रही है कृष्णा पूजा, अच्छा। सर जगह पे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, 5 बजे उठ जाती हूँ, बहुत बढ़िया। सार्वजनिक, सरकारी और सहकारी, अच्छा। देखो, सार्वजनिक वो चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें 51% जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट का होता है, 49% हिस्सा जो होता है वो प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, जिसको हम पब्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा हिस्सा इसके अंतर्गत सरकार का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 51% ही हो, ज्यादा भी हो सकता है। सरकारी जो पूरा प्रभुत्व उसके ऊपर सरकार का है वो होता ही है। सहकारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलाई गई एक संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता हो, ये सहकारी होता है। ठीक है, हाँ जी साहब। कनाडा में कब लागू किया, कनाडा का मुझे याद नहीं आ रहा सर, एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य आयोग का, कौन से राज्य आयोग के पूछ रहे हैं आप? सर मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आई हूँ, मैंने कोर्स थोड़ा लेट लिया था, कोई नहीं, कोमल कौशल जी। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के, हाँ। अब ये तो तुम बताओ यार, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ, मैंने आपको बताया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हैं, जिसके अंतर्गत कुंजरू जी हैं, रिधिनाथ कुंजरू जी सदस्य थे, मेंबर थे, याद करो। देखिए तुम बताओ, रे कौन बताएगा तुम्हें से राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो हमारी शायद 7वीं 8वीं क्लास के अंतर्गत मैंने बता रखा आप लोगों को। तो संभाग मतलब मंडल होता है, हाँ। राजस्थान में संभाग बोलते हैं, यूपी में मंडल बोलते हैं। रिवीजन करना पड़ेगा कोमल, रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा टाइम निकालो आप लोग इसे ना, बिना रिवीजन तो कोई फायदा ही नहीं है। यू नो जी, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा सबको। स्वैच्छिक चुनाव, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से जो चुनाव होता है ना। जैसे आप लोग विनीता ऐसा ही बनी, है ना, आप ऐसा ही बनी तो आपको कहीं पर भी जाना है, आपको अपनी टीम बनानी है, तो 5-10 सिपाही है, अब 10 सिपाही में से आप किसी को अपने स्वैच्छिक चुनाव ले सकते हो, है ना। हाँ, फजल अली, बहुत बढ़िया, मत तिवारी, शाबाश। फजल अली आयोग में टोटल कितने सदस्य थे, बताओ देखे भाई, टोटल कितने सदस्य थे? पीएमओ का नाम सेवातीर्थ कर दिया, ये मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, जिस दिन नाम चेंज किया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि जो पीएमओ है प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अब लिखो मेरे प्यारे बच्चों आप जिला प्रशासन। अब अगला टॉपिक आता है अपना जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। हम्म, ऐसे लिखते हैं क्या प्रशासन को, ऐसे लिखेंगे ना, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अरे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिला प्रशासन है, क्या होता है जिला प्रशासन मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों से मैं पूछूं, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि जिला प्रशासन जो है वो क्या होता है, हम्म, भाई अगर मैं प्रशासनिक की बात करूं तो जैसे सबसे पहले प्रशासन आता है वो देश का आता है, फिर आता है राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन के बाद में आता है संभाग प्रशासन, ऐसे ही तो आता है ना। भाई सबसे पहले आता है, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन के बाद में आ जाता है संभाग प्रशासन,
राज्य प्रशासन के बाद में आता है संभाग प्रशासन। संभाग प्रशासन। और संभाग प्रशासन के बाद में आ जाता है जिला प्रशासन। संभाग प्रशासन के बाद में आता है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों के ऊपर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब जिला प्रशासन जो है उसको हम लोग दो तीन चीजों के अंतर्गत पढ़ेंगे, दो तीन प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे जिला प्रशासन में एक तो आ जाता है पुलिस प्रशासन, एक राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, जेल प्रशासन है, परिवहन प्रशासन, कई प्रकार की चीजें आ जाती है प्यारे बच्चों। भाई कई प्रकार की चीजें आ जाती है कि नहीं है। तो अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं, अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं, जिला प्रशासन की, तो सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन में आप लोगों को पुलिस प्रशासन बताऊंगा। सबसे पहले तो जिला प्रशासन के अंतर्गत पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन, लो जी साहब, ठीक है साहब। पुलिस प्रशासन के बाद में आता है मेरे प्यारे बच्चों राजस्व प्रशासन। पुलिस प्रशासन के बाद में आ जाता है इसमें राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन, ठीक है साहब, राजस्व प्रशासन आ गया। और राजस्व प्रशासन के बाद में आ जाएगा प्यारे बच्चों इसमें विकास प्रशासन। विकास प्रशासन, विकास प्रशासन। विकास प्रशासन के बाद में आपका जेल प्रशासन आ जाएगा, परिवहन प्रशासन आ जाएगा, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा आगे कर लो से आप लोग। लो जी भाई साहब। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सर सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन के बारे में अगर बात करें, तो जिले के अंतर्गत पुलिस का सबसे बड़ा जो पद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? पुलिस अधीक्षक। हर जिले में सबसे बड़ा जो पुलिस का पद होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक एएसपी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। मैं जिले की बात कर रहा हूं अमित, राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, जिले की बात कर रहा हूं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के बाद में आता है पुलिस उपाधीक्षक। पुलिस उपाधीक्षक, उपाधीक्षक, डीएसपी, यहां तक आप लोग पहुंच जाओगे। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया, किसी प्रकार के कोई करप्शन नहीं है, अंडर 25 आपकी एज है, तो आप डीएसपी तक पहुंच जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। भाई आप डीएसपी है वहां तक पहुंच जाओगे प्यारे बच्चों। डीएसपी से नीचे आते हैं, आता है सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर, वृत्ताधिकारी जिसको बोलते हैं। सीआई, सीआई को क्या बोलते हैं? सर्किल इंस्पेक्टर, हिंदी में कहते हैं वृत्ताधिकारी। सीआई से नीचे आता है एसआई, सीआई क्या आता है? ट्रिपल स्टार, है ना। सीआई जो होगा ना, सीआई के लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 स्टार। सीआई के लगेंगे 3 स्टार। सीआई के बाद में आएगा एसआई, एसआई, एसआई के बाद में आएगा एएसआई, एसआई के बाद में क्या आएगा? एएसआई मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट। ठीक है, एएसआई। एएसआई के बाद में आएगा प्यारे बच्चों हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल,
हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के बाद में आ जाएगा कांस्टेबल। ऊपर जगह है, थोड़ा सा और आ जाए तो आप अपने में लिख लेना कांस्टेबल, कांस्टेबल। लो जी भाई साहब, ये पुलिस का क्रम होता है। और आपका, आप जो एसआई बनोगे ना तो आपके डबल स्टार लगेंगे। आप एसआई बनोगे आपके डबल स्टार लगेंगे, एएसआई होगा उसके सिंगल स्टार लगेगा। हेड कांस्टेबल की वो फित्ती लगती है ना, एक फिता सा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, बिल्कुल उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप अधीक्षक। बहुत बढ़िया जी साहब, ठीक है। सीआई को सर्किल इंस्पेक्टर बोलते हैं, व्रताधिकारी या इसको निरीक्षक भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आ जाता है। ये क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है भाई साहब, भाई ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। राजस्व प्रशासन में सबसे बड़े पद पे आता है उपखंड अधिकारी, जिसको एसटीओ बोलते हैं। कौन आता है? उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। ये कौन होता है? एसटीओ, है ना, जो आरएएस से लगता है। उपखंड अधिकारी के बाद में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों तहसीलदार, तहसीलदार जिसको आरटीएस बोलते हैं। उसके बाद में आता है नायब तहसीलदार, नायब तहसील, नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार के बाद में आ जाता है गिरदावल। गिरदावल को कई जगह है ना, गिरदावल या कानून को भी कहा जाता है, इसको कानून को भी कहा जाता है। और फिर आ जाता है पटवारी, फिर आ जाता है पटवारी मेरे प्यारे बच्चों। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तहसीलदार में तहसीलदार। लो जी साहब, एसएचओ, सीआई, नहीं नहीं नहीं, एसएचओ, एसएचओ आप एसएचओ ही बनोगे बेटा। आप जाओगे ना, एसएचओ और एसआई एक ही होता है। एसएचओ होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। और एसआई जो होता है ना, वो सब इंस्पेक्टर होता है। तो थाने के अंतर्गत उसको एसएचओ बोला जाता है। अब थोड़ा बड़ा थाना होता है ना, अब ध्यान रखना, जैसे एक तो छोटा थाना होता है ना, ग्रामीण इलाके के अंतर्गत कोई पुलिस थाना हो, एक तो एकदम चौकी आ जाएगी, चौकी के बाद थोड़ा बड़ा थाना आ जाता है, उस थाने के अंतर्गत इंस्पेक्टर बोल देंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं बताऊं आपको कि कोई शहर में थाना हो, है ना, तो एक तो होता है कोतवाली थाना, वो तो जिले के अंतर्गत हो जाता है। अब कोई नगर पालिका के अंतर्गत हो या कोई नगर परिषद में थाना हो ना, उसमें जो इंस्पेक्टर होगा उसको एसएचओ बोला जाएगा, है ना। नायब तहसीलदार तहसीलदार से नीचे होता है बेटा, नायब तहसीलदार होता है वो तहसीलदार से नीचे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है साहब। उसके बाद में विकास प्रशासन की बात करें तो विकास प्रशासन में तो सीईओ, बीडीओ ये आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद में बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद में अतिरिक्त ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अतिरिक्त बीडीओ। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, ग्राम विकास अधिकारी आता है। ये आ जाता है विकास प्रशासन के अंतर्गत। हाँ, राजस्थान में अधिकतर ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है जी साहब। ये लिखो आप एक बार फटाफट से, उसके बाद में आपको बातें करते हैं, फिर लिखाते हैं हम संभागीय आयुक्त के बारे में। भाई फिर हम बात करेंगे संभागीय आयुक्त के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ जी साहब, आरएएस क्या होता है? आरएएस बेटा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है ना, अधिकारी होता है। आरपीएस से एग्जाम कंडक्ट करवाती है बंटी हर साल, जिसमें जो एसडीएम बनते हैं ना वो आरएएस से ही बनते हैं।
ठीक है, आरपीएस से मैंने पढ़ाया था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से लेकर के पढ़ते हम लोग तो हाँ, आप लोग डीएसपी तक जा सकते हो, बिल्कुल आप डीएसपी तक जा सकते हो, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो, 25-26 तक की ही हो तो आप लोग, क्योंकि 25 साल के बाद में आपकी उम्र जो होगी वो आप कम से कम 35 साल सेवा करोगे, तो आप एसआई से लगभग 6 साल, 6 या 7 साल के अंतर्गत, जैसे मान के चलो आपको 2026 में ज्वाइनिंग मिलती है, तो 2031-32 तक आप लोग सीआई बन जाओगे, है ना भाई, सीआई बन जाओगे, और 2045 तक आप लोग जो है, 40-45 तक आप वो डीएसपी बन जाओगे, लगभग 15-16 साल तक आप डीएसपी बन जाओगे, ठीक है ना। एएसपी नहीं बनोगे आप, क्योंकि एएसपी है फिर वो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं फिर वहां पर, 4 स्टार नहीं लगते हैं, 3 स्टार लगते हैं, उसके बाद में वो आपके अशोक स्तंभ वगैरह वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। आईपीएस बेटा यूपीएससी के थ्रू आता है ना, आईपीएस जो होता है ना वो यूपीएससी के थ्रू आता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस होता है ना, कलेक्टर वगैरह इन सब की, तो जो टॉप रैंक वाले होते हैं उनको आईएएस मिलता है, सेकंड वालों को आईपीएस मिलता है, फिर आईआरएस मिलता है, फिर आईआरटीएस मिलता है, फिर प्यारे बच्चे सबऑर्डिनेट सर्विस आ जाती है इसके अंतर्गत। राजस्थान में अधिकतर ऐसा ही थाने को संभालता है, तभी इसमें इंटरव्यू है। बेटा गिरधर तुम समझे नहीं मेरी बात, एसआई ही होता है, अधिकतर नहीं, थाना जो होता है उसका मालिक ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन मैंने बोला कि अगर कोई शहर में थाना है, कोई थोड़ा बड़ा थाना है, तो उसमें एसआई को एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है उसके अंतर्गत, है ना। हाँ, आरपीएस का लोगो लगेगा, हाँ आरपीएस तो बेटा आरएस से आता है ना, आरएस से आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सर आपने कहाँ तक पढ़ाई की, बेटा मैं डबल एमएससी किया हूँ, मैंने फिजिक्स से एमएससी कर रखी है और मैंने ज्योग्राफी से एमएससी कर रखी है। एसडीएम होता है वो उपखंड अधिकारी होता है, ये जो एसडीओ होता है ना, ये एसडीएम ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एसडीएम ही होता है प्यारे बच्चों, एसडीओ जिसको उपखंड अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो आप मेरे प्यारे बच्चों संभागीय आयुक्त, अब लिखो मेरे प्यारे बच्चों आप संभागीय आयुक्त, हेडिंग लिखो, अब थोड़ा लिखने वाली चीजें ज्यादा है इसमें, संभागीय आयुक्त, है ना। संभाग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2-3-4-5 जिलों से मिलकर के एक संभाग बन जाता है। अपने राजस्थान में कितना संभाग है बताओ, देखिए आप लोग। मैं सबसे पहले पूछूं कि संभागीय आयुक्त के पद का सृजन किसने किया था, पद का सृजन जो है वो किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो विलियम बेंटिंग द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, और विलियम बेंटिंग द्वारा कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, विलियम बेंटिंग द्वारा कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1829 में, कब, 1829 के अंतर्गत प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है। वो बेटा जिले में होता है, सीईओ के बाद में एसडीएम आ जाता है, ठीक है। हाँ, एक थाने में एक ही एसआई होता है, एक थाने में एक ही एसआई होता है प्यारे बच्चों, भाई एक ही एसआई होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर जो ये एसआई होगा, ये होगा संभागीय आयुक्त होगा, इसका काम क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों संभागीय आयुक्त जिले व राज्य के मध्य, जिले व राज्य के मध्य, राज्य के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा, एक कड़ी का कार्य करेगा, कार्य करेगा। कड़ी क्या होती है, आपस में जोड़ करके रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आपस में जोड़ करके रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिला और राज्य के बीच में संभागीय आयुक्त होता है, जैसे जिला कलेक्टर होता है ना, जिला कलेक्टर का सीनियर होता ही है, संभागीय आयुक्त जो होता है वो आईएएस ऑफिसर बनता है, ठीक है ना, आईएएस ऑफिसर बनता है। राम सिंह बीडी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, पंचायती राज के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, है ना भाई, पंचायती राज के अंतर्गत बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है साहब। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है, नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है साहब। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है ना, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता,
लो जी साहब, इनका कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। निश्चित कैसे भाई, आईएएस ऑफिसर है, अब सीनियर आईएएस ऑफिसर को संभागीय आयुक्त बनाना है, वो कितना भी रह सकता है प्यारे बच्चों वहां पे, वो 5 10 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, 6 महीने भी रह सकता है, 3 महीने में उसका ट्रांसफर हो कर दिया जाता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है भाई, सरकार के ऊपर डिपेंड है। सर महिला और बाल अपराध और बीएनएस, ये तीन आप नहीं बेटा, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको ना, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये जो कानून वाला पार्ट है ये आपको राम सर से कराएंगे, है ना, ये आपको राम सर कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल साहब ठीक है। अब मैं संभागीय आयुक्त के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को राजस्थान का इतिहास बताऊं, तो वैसे तो मैं आपको पॉलिटी में बता रखा है मैंने, है ना, वैसे तो मैंने पॉलिटी में बता रखा, दोबारा बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है कि 1962 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था और फिर 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनः चालू किया गया था। आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है, बातें हो रखी है अपनी ऑलरेडी, बिल्कुल साफ हो रखी है। फिर हम बात करते हैं कि साहब संभागीय आयुक्त के काम क्या होते हैं, है ना, संभागीय आयुक्त के कार्य क्या है, संभागीय आयुक्त के कार्य, आयुक्त के कार्य, लो जी भैया, संभागीय आयुक्त के काम क्या क्या है, ठीक है ना। पहला काम लिखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायतें सुनना, है ना, प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायतें सुनना। प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायत, जन शिकायतें सुनना, मतलब कि भाई साहब जैसे एक बात बताऊं मैं, जैसे पुलिस अधिकारी होता है, अगर पुलिस अधिकारी आपकी बात ना सुने तो आप किसको शिकायत करते हो, अगर मान लो कांस्टेबल ना सुने तो आप एसआई को बोलते हो, एसआई ना सुने तो आप सीआई को बोलते हो, सीआई ना सुने तो आप डीएसपी को बोलते हो, डीएसपी ना सुने तो एएसपी, एएसपी ना सुने तो आईपीएस, आईपीएस या कलेक्टर भी आपकी बात ना सुने तो फिर संभागीय आयुक्त के पास आपको शिकायत करना है ना भाई, फिर आपको संभागीय आयुक्त के पास शिकायत करना है अगर आपके ये कोई भी ना सुने प्यारे बच्चों तो, ठीक है साहब। दूसरा, अधीनस्थों पर नियंत्रण व निरीक्षण व निर्देशन देगा, अधीनस्थ जो होंगे इनके नीचे काम करेंगे, अधीनस्थों पर नियंत्रण निर्देशन, अधीनस्थों पर नियंत्रण निर्देशन व निरीक्षण करेगा, व निरीक्षण, निरीक्षण, ठीक है ना, निरीक्षण, निरीक्षण नहीं बढ़ाया आएगा, निरीक्षण री बढ़ाएगा, नी छोटाएगा, निरीक्षण करेगा ये, ठीक है ना। अधीनस्थ मतलब संभागीय आयुक्त से नीचे कौन आता है, जिला कलेक्टर आता है, आईपीएस आता है, ये सब इसके सबॉर्डिनेट होते हैं, तो इन सबका मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, ध्यान रखेगा कि ये लोग सही समय पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल साहब ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों, अधीनस्थों में कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण हो गया, जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों विभागों में समन्वय रखेगा, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों, विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय रखेगा, समन्वय मतलब आपस में मिलाकर के रखेगा, सबको समन्वय रखेगा, लो जी साहब, है ना, जिले में जितने भी अधिकारी होगा उन सबको आपस में मिला करके रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। उनके बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता करेगा।
जिले में जो जिला कलेक्टर वगैरह है, मतलब 5-6 जिले एक संभाग में आते हैं, तो 5-6 जिला कलेक्टरों की बैठक होगी, सब आईपीएस की बैठक होगी, और जितने भी ऑफिसर्स होंगे उस सबकी बैठक होगी। उन सब की अध्यक्षता कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? संभागीय आयुक्त करेगा प्यारे डियर। ठीक है साहब। इनके अलावा कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन में काम करेगा। कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, पदोन्नति होती है ना। जैसे नियुक्ति, इसके जो अधीनस्थ आते हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण, एवं स्थानांतरण, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब कार्मिक प्रशासन कौन होता है प्यारे बच्चों? कोई भी देश या राज्य देख लो, कार्मिक विभाग के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, इसमें भारत का कार्मिक विभाग बात करूं तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं, उन सबका मेरे प्यारे बच्चों पावर उसके हाथ में रहता है। राज्य के अंतर्गत होता है वो भी पावर दोस्तों अपने पास, मतलब जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने पास में पावर रखता है, लेकिन उनका कोई ट्रांसफर करना है या कोई पदोन्नति करनी है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों इनकी भूमिका होती है। राज्य सरकार में नियुक्त कौन करता है? राम सिंह, राज्य सरकार का नाम आता है ना बेटा, तो राज्य सरकार में मुख्यतः है मुख्यमंत्री ही करता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, लेकिन शब्द का प्रयोग राज्य सरकार का किया जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, राज्यपाल या उपराज्यपाल, तो वहां आपको राज्य सरकार जवाब देना है, न कि मुख्यमंत्री जवाब देना है, ठीक है ना, वहां आपको राज्य सरकार जवाब देना है। ये हो गया संभागीय आयुक्त, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है संभागीय आयुक्त के बारे में। अब संभागीय आयुक्त से थोड़ा नीचे आए तो फिर आता है दोस्तों अपना जिला कलेक्टर का पद। इसका जिला कलेक्टर का पद मेरे प्यारे बच्चों, लिखो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लो जी साहब, जिला कलेक्टर का पद मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इतिहास में, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली क्या है? सबसे पहले कौन लेकर के आया था जिला कलेक्टर का पद? अरे जिला कलेक्टर आपको पता होगा, डीसी भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डीएम भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जिला कलेक्टर होता है उसको डीसी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं जिला दंडाधिकारी है, जिला दंडाधिकारी मेरे प्यारे बच्चों। और संविधान के अंतर्गत जिला शब्द का प्रयोग हमने केवल और केवल आर्टिकल 233 में कर रखा है, ये मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल साहब, याद आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जिला कलेक्टर जो होता है ना, थोड़ी सी भूमिका बना करके बताऊं आपको, जिला कलेक्टर होता है ना, वो जिले का राजा होता है। अगर हमारे देश के अंतर्गत ये जिला कलेक्टर नहीं होते, अगर हमारे देश के अंतर्गत ये जिला कलेक्टर नहीं होते, तो मेरे दोस्त अपना देश चलना असंभव था। और आज भी मैं कहता हूं ये, अगर जिला कलेक्टर का पद नहीं हो, आईपीएस पुलिस प्रशासन का पद नहीं हो, तो देश चल ही नहीं पाएगा। जब देश आजाद हुआ था तो प्रारंभ में कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि हमें कलेक्टर और आईपीएस का पद उसको समाप्त करना चाहिए, हमें ये पद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से चलते हुए आ रहे थे। सरदार पटेल पढ़े लिखे थे, पटेल साहब ने बोला कि जिला कलेक्टर के बगैर आप 2 दिन प्रशासन चला करके तो दिखाओ एक बार, भाई कलेक्टर के बगैर आप 2 दिन तो प्रशासन चला करके दिखाओ। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिला कलेक्टर को वह कछुआ बताया गया है कि जिला कलेक्टर का पद कछुए की वह पीठ है जिसके ऊपर पूरे भारत का भार है, संस्थागत करिश्मा है ये पद। रजनी कोठारी ने बोला था एक बात, है ना, ये संस्थागत करिश्मा है। और जिला कलेक्टर अगर नहीं होता तो दोस्तों आज गांव के अंतर्गत आज जिले की हालत है वो बदतर से भी बदतर होती।
आपको क्या लगता है हमारे देश की जो सरकार है, उनको ये राजनेता चला रहे हैं? है? बदलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो आदमी कभी विधायक नहीं रहा, केवल सरपंच बना था, वो बहुत पहले, आज से लगभग 20 साल पहले, और पहली बार विधायक बना, पहली बार के अंतर्गत ही उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हम्म? भाई पहली बार में मुख्यमंत्री बना दिया। आपको क्या लग रहा है राजस्थान को भजनलाल जी चला रहे हैं? ये सब प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर है ये सब चला रहे हैं। सचिवालय, कलेक्टर तो इसमें सबसे छोटा पद होता है प्रशासनिक में। सचिव का नाम सुना ना, मुख्य सचिव? आपके यहाँ है नहीं, लेकिन याद कर लेना, पूछा जा सकता है करंट के अंतर्गत जोड़ करके। राजस्थान का हाल ही में नया मुख्य सचिव बना है, बताओ देखिए। बिल्कुल टीना, नागौर के आईपीएस मृदुल कच्छावा है, यंग आईपीएस है भाई। अगर कलेक्टर ना होता तो आज हालत बहुत बुरी होती। एक लाइन में ये बताऊं तो, ठीक है ना, एक लाइन में अगर ये लाइन बताऊं तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसके लिए कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक फोर्थ पार्ट है, इसके जो पेपर्स होते हैं, एक चौथा पेपर होता है, इसमें इथिक्स दिया गया है। उस पेपर में पूरा इथिक्स ही दिया गया है प्यारे बच्चों। इथिक्स पढ़ने के बाद में आदमी की जो सोच है ना वो पूरी बदल जाती है। भाई जो सोच है ना वो पूरी बदल जाती है मेरे प्यारे डियर। तो आओ थोड़ी पढ़ने अब शुरुआत करते हैं। जिला कलेक्टर पद जो है वो 1772 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इस पद का सृजन किया गया था। 1772 में पद का सृजन, पद का सृजन किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज, तो बहुत बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। अच्छा फिर मैं पूछूं आप लोगों को कि भैया भारत का पहला जिला कलेक्टर कौन है, बताओ देखे। अरे भारत का पहला जिला कलेक्टर कौन है, बताओ देखिए आप लोग। भारत का पहला जिला कलेक्टर, भारत का पहला जिला कलेक्टर, पहला जिला कलेक्टर कौन है? राल्फ सेल्डन, राल्फ सेल्डन। कौन? राल्फ सेल्डन भारत का पहला जिला कलेक्टर है दोस्तों, है ना। भारत का पहला जिला कलेक्टर राल्फ सेल्डन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है सर, इनकी नियुक्ति कैसे होती है सर? अरे इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति कैसे होती है प्यारे बच्चों? नियुक्ति में मेरे प्यारे दो प्रोसेस होती है। 66% तो आईएएस होते हैं एग्जाम के थ्रू, यूपीएससी एग्जाम करवाती है ना, यूपीएससी की एग्जाम के थ्रू, एग्जाम से। और 33% जो आईएएस होते हैं वो आरएएस का प्रमोशन, आरएएस का प्रमोशन। मैं राजस्थान की बता रहा हूं, हर स्टेट में यही होता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 66% आईएएस है वो यूपीएससी से आएंगे, 33% है वो यूपीपीएससी से आएंगे, वो यूपीपीएससी से आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। आईएएस जानते हो ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पद जो होता है ना वो तो मुख्य सचिव का हो जाता है, लेकिन कलेक्टर इसी का पद आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनाब इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल तो अनिश्चित हो जाएगा। इनका कार्यकाल, कार्यकाल अनिश्चित होगा मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है साहब। उनके बाद में प्यारे बच्चों इनका उपनाम भी है एक, उपनाम है लिटिल नेपोलियन, लिटिल नेपोलियन। क्या नाम है? लिटिल नेपोलियन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी जनाब। उसके बाद में प्यारे दोस्तों, उसके बाद में प्यारे बच्चों कुछ लोगों ने इसके बारे में बातें बोली थी, जैसे डॉक्टर रजनी कोठारी ने, है ना, डॉक्टर रजनी कोठारी, रजनी कोठारी ने मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टर पद को संस्थागत करिश्मा कहा था, संस्थागत करिश्मा।
संस्थागत करिश्मा कहा था कि कलेक्टर का पद जो है वो एक संस्थागत करिश्मा है। वैसा भी आदमी इतना बर्डन कैसे झेल सकता है भाई, इतना बर्डन कैसे झेल सकता है जो जिला कलेक्टर है वो, मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टर को बताया था कि ये एक प्रशासन की धुरी है, ये प्रशासन की धुरी है। धुरी जानते हो ना, जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रशासन की धुरी है कि जो प्रशासन है ना इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जिले का प्रशासन होगा वो जिला कलेक्टर के चारों तरफ घूमेगा, जो कलेक्टर चाहेगा वही चीजें होगी भाई, जो कलेक्टर चाहेगा वही चीजें होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है। इनके अलावा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार रूपी मगरमच्छ बैठा है, कुछ ऐसा है बोला, भारत सरकार रूपी हाथी सवार है। ये बात बोली थी प्यारे बच्चों रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड अच्छा आदमी नहीं था, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, बहुत खराब आदमी था ये। इन्होंने बोला था प्यारे बच्चों कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है, कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है, कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार, जिसकी पीठ पर भारत सरकार रूपी, भारत सरकार रूपी हाथी बैठा है, हाथी सवार है, ऐसे लिख लो, हाथी सवार है। लो जी साहब, भाई साहब कलेक्टर का पद है वो एक ऐसा कछुआ है जिसके ऊपर भारत सरकार रूपी पूरा हाथी सवार है साहब, भाई पूरा हाथी सवार है, ये है कलेक्टर का पावर मेरे प्यारे बच्चों। और एक व्यक्ति और हुआ करते के दास, एक व्यक्ति और हुआ करते थे के दास, उन्होंने बोला कि कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई पद हुआ है और नहीं होगा। के दास, इन्होंने बोला कहीं दूसरी जगह कलेक्टर जैसा पद ना तो है और ना ही होगा, ना तो है और ना ही होगा, और ना ही होगा। लो जी वैसा, ये आपको ध्यान रखना है, ये के दास ने बात बोली थी साहब। हाँ सर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का इसने तैयार किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना तो वो था ना महालनोबिस। 5 से 10 साल तक कोई बिना प्रमोशन लिए कलेक्टर रह सकता है सर? नहीं बेटा, आरएस का जो आरएस एसटीएम जो बनता है ना, आरएस कलेक्टर बनेगा कम से कम 20-25 साल की सर्विस के बाद में, इतना जल्दी नहीं बनता। तुम सोच रहे हो कि आरएस बनते ही, आरएस जो होगा एसटीएम बनेगा वो कम से कम 20 साल की नौकरी करेगा तब जा करके वो कलेक्टर बनेगा। जैसे अर्जुन राम मेघवाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वर्तमान में वो मंत्री है अपने भारत सरकार के अंतर्गत, तीसरी बार बीकानेर से सांसद बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल प्यारे बच्चों पहले आरएएस ऑफिसर थे, फिर प्रमोशन होकर के कलेक्टर बने थे ये, है ना, वो प्रमोशन होकर के बने थे मेरे प्यारे बच्चों। निशा जल्दी लिख ले बेटा। अब बात करते हैं कि कलेक्टर को पहले किस किस नाम से जाना जाता था, है ना, कलेक्टर का जो पद है ना, उसको हम अगर प्राचीन इतिहास से बात करें तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था। भाई कलेक्टर का पद ऐसा तो है नहीं कि अभी आया है, पहले भी था मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल साफ पहले था, उसको किस किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे डियर, ये बताओ देखे है। है कलेक्टर का जो पद है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, अलग अलग चीजें देखो। इतिहास की बात करूं, प्राचीन इतिहास में अलग नाम से जाना जाता था, मध्य भारत में अलग नाम होगा, आधुनिक भारत के अंतर्गत अलग हो जाएगा।
है ना। समय के साथ चीजें चेंज हुई है प्यारे बच्चों, भाई समय के साथ चीजें हैं वो सब चेंज हुई है। अगर मौर्य काल की बात करें प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, तो मौर्य काल में अलग नाम हुआ करता था इसका। मौर्य काल के बाद में वैदिक काल के अंतर्गत देखें हम लोग, वहां अलग नाम हुआ करता था, ठीक है ना भाई, वहां अलग नाम हुआ करता था। और जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर का नाम कब दिया गया था, ये मैंने आपको बता दिया, वारेन हेस्टिंग ने इसका नाम दिया था सबसे पहले, ठीक है। चलिएगा साहब, आ जाओ, अब लिखो आप लोग, है ना, अब लिखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखो आप जिला कलेक्टर के प्राचीन नाम, या ऐसे एक सारणी बनाओ, है ना, ऐसे एक सारणी बनाओ प्यारे बच्चों। यहाँ तो लिखो काल, यहाँ तो लिखो काल, यहाँ लिखो जिला, यहाँ लिखो आप जिला, और यहाँ लिखो जिला कलेक्टर, यहाँ लिखो आप जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात बताऊं, लाइनें खींच ही देता हूं मैं, ये लो साहब, 1 2 3 4 5 लाइन बनानी है हम लोगों को। दो, और एक लास्ट और लिख लेते हैं। वन टू थ्री फोर और 5, इस प्रकार से एक टेबल बना लो आप लोग, है ना, इस प्रकार से एक टेबल बना लो। लो जी भाई साहब, बना ली सब लोगों ने, है ना। कृष्णा लोहार तुम लेट हो गए भैया, तुम लेट हो गए, पूछ लो तुम कितना पढ़ा दिया, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना, 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले काल की बात करें, काल में लिखो आप मौर्य काल, काल में लिखो आप मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल में जिला हुआ करता था आहारा, जिले को किस नाम से जानते थे, आहारा को। और यहां जिला कलेक्टर होता था प्यारे बच्चों स्थानिक। ये प्रश्न रीट की एग्जाम में पूछा गया है, आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में जिला कलेक्टर को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। उसके बाद में लिखो आप गुप्त काल, उसके बाद में आप लिखो गुप्त काल। गुप्त काल में जो जिला हुआ करता था वो होता था विषय, वो विषय होता था। और जिला कलेक्टर का पद होता था वो होता विषयपति, विषयपति, ठीक है। फिर लिखो आप सल्तनत काल, सल्तनत काल, ठीक है। और सल्तनत काल में लिखो आप परगना, यहां जिले को बोलते हैं परगना। और प्यारे बच्चों यहां जिला कलेक्टर को बोलते हैं फौजदार, जिला कलेक्टर को बोलते हैं फौजदार प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। फिर लिखो आप मुगल काल, मुगल काल, मुगल काल में मेरे प्यारे बच्चों जिले को बोलते थे सरकार, और इधर बोलते थे आमिल, जिला कलेक्टर को बोलते थे आमिल। और फिर लिखो ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल के अंतर्गत प्यारे बच्चों जिला बोला गया और जिला कलेक्टर बोला गया, जिला कलेक्टर बोला गया। लो जी साहब, ये लिख लो, ये सारणी बना लो भाई साहब, ये सारणी बना लो, बहुत काम की है ये सारणी, पूछी जाएगी आपकी परीक्षा के अंतर्गत, 100% मैं कह सकता हूं यहां से प्रश्न छपेगा। जिला प्रशासन से पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रश्न, ये जो टेबल है ये मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। किसी किताब में भी इसकी संभावना मिलने की कम रहती है, आपको मैं बता दूं। अब तुम बोलोगे गुरुजी तुम कहाँ से लाए तो फिर,
है ना, पुरानी किताबों में दिया हुआ होता था, आजकल नहीं मिलेगी आपको। बहुत, मैं ऐसा नहीं, हर किताब, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, नहीं, बहुत कम किताबों में मिलेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। लिख लिया तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ। और कहीं नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को, है ना? अरे, अरे भाई लोगों, नींद तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? बोलो गुरुजी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, थोड़ी देर की बात हो रहा है। सर ये मौर्य काल के आगे क्या लिखा है? मौर्य काल के आगे लिखा है एहारा, है ना, एहारा, एहारा, ठीक है ना, एहारा, एहारा, अहारा। हाँ जी भाई, अब बताओ, देखिए तुम्हें नींद तो नहीं आ रही। अब हम कलेक्टर के काम के बारे में बातें करेंगे। सबसे बड़ा जो आपका है ना, ये जिला कलेक्टर का ही पद है, सबसे सबसे ज्यादा लेंथ है, उसके बाद में सब छोटे छोटे आ जाएंगे। विनीता लिख लिया सबने? चलो तो फिर चले आगे। लो मैं साइड में हट गया हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। बढ़िया, चिंकी, मिंकी, मनीष, विनीता, सांकला, घनश्याम जी, सुनील कुमार। हाँ, नींद तो उड़ गई का एग्जाम के बाद में नींद आएगी, XYZ, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब लिखो आगे आप, अब लिखो आप है जिला कलेक्टर के कार्य। अब जिला कलेक्टर कई रूपों में काम करता है ना? जिला कलेक्टर के कार्य, जिला कलेक्टर के कार्य, जिला कलेक्टर के कार्य मेरे प्यारे बच्चों। अब जिला कलेक्टर के कार्य मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे प्रशासनिक कार्य इसके, पहले हम देखेंगे इसके प्रशासनिक कार्य। कौन से? प्रशासनिक कार्य मेरे प्यारे बच्चों, है ना, प्रशासनिक कार्य। अब प्रशासनिक कार्य की बात करूं मैं, है ना, नहीं DIG नहीं बनता होगा बेटा, DIG नहीं होगा ना, कलेक्टर, कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, सचिव वगैरह ये बनेगा। देखो पुलिस प्रशासन जो होता है ना, उसमें IAS IPS, सॉरी IPS बनेगा, फिर IG DIG DGP, IGP DGP वो बनते हैं। और IAS होते हैं ना, ये सचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव वो बनते हैं। आपके सचिव टॉपिक है ना इसके अंतर्गत, वरना मैं पढ़ा देता आप लोगों को, ठीक है? चलिएगा साहब, प्रशासनिक कार्य में प्यारे बच्चों जन शिकायतें सुनना, जनगणना करवाना, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जन शिकायतें सुनना, जन शिकायत सुनना, जनता की शिकायत सुनना इन्हीं का काम है। जनगणना करवाना इन्हीं का काम है। जनगणना कराना मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा लिख लो आप सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण, सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण, ठीक है जी साहब, सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण हो जाएगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेगा ये, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों ये काम करेगा। और सरकारी आवासों का आवंटन करेगा ये, सरकारी आवासों का, सरकारी आवासों का आवंटन, ठीक है जी साहब, यही करेगा। और जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित, जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रशासन व जनता के मध्य समन्वय बना करके रखेगा, प्रशासन व जनता के मध्य, व जनता के मध्य समन्वय, ये इनके प्रशासनिक काम होंगे प्यारे बच्चों, है ना, ये इनके प्रशासनिक काम होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ, लिख लिया? सर आप भी RS के एग्जाम, हाँ बेटा मैं दिया है RS का, मैंने 3 बार मेंस एग्जाम लिख रखी है ना भाई, मैंने RS की 3 बार मेंस की एग्जाम लिख रखी है। मेरा मुख्य परीक्षा पास नहीं हुआ, फिर दूंगा, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी ऐसी बात नहीं कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है जी, ठीक है साहब, ये प्रशासनिक काम में हो गया। उसके बाद में लिखो प्यारे बच्चों आप जिला दंडाधिकारी के रूप में। 2 नंबर पे लिखो आप जिला दंडाधिकारी के रूप में, दंडाधिकारी, दंडाधिकारी के रूप में, के रूप में। लो साहब, है ना, जिला दंडाधिकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या क्या करेगा, कानून व्यवस्था बना करके रखेगा, कानून व्यवस्था बनाकर रखेगा, क्या है, कानून व्यवस्था बना करके रखेगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, जिला पुलिस पर नियंत्रण रखेगा, जिला पुलिस पर नियंत्रण, जिला पुलिस पर नियंत्रण रखेगा, ठीक है साहब। तीसरा, और तीसरा आ जाएगा प्यारे बच्चों, रात में पोस्टमार्टम की अनुमति देना, है ना, रात में पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम की अनुमति देना, अनुमति देना। देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, है ना, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, जिला दंडाधिकारी होता है ना, कलेक्टर जो होता है, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत क्या होता है कि सूर्यास्त हो जाएगा ना, उसके बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है ना, सूर्यास्त के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों, सूर्यास्त के बाद में। तो अगर कोई इमरजेंसी के अंतर्गत कोई पोस्टमार्टम करवाना हो तो वो कलेक्टर को परमिशन लेकर के करवाया जाता है, अन्यथा नहीं करवाया जाता है, ठीक है साहब। उसके बाद में प्यारे बच्चों, शस्त्र विस्फोटक पदार्थों का लाइसेंस जारी करना, कोई भी शस्त्र हो, है ना, शस्त्र विस्फोटक पदार्थों का, विस्फोटक पदार्थों का, पदार्थों का लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस जारी करना, ठीक है ना, क्या है, शस्त्र विस्फोटक पदार्थों का लाइसेंस जारी करना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप लोगों के पास बंदूक है ना, अगर आपको बंदूक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बंदूक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका हथियार कौन जारी करेगा, कलेक्टर जारी करेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कलेक्टर जारी करेगा, ठीक है ना, हाँ भाई कलेक्टर जारी करेगा मेरे प्यारे डियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है साहब। इनके अलावा सर और क्या क्या काम होगा इनका, हम्म, इनके अलावा और क्या क्या काम होगा प्यारे बच्चों, जिला दंडाधिकारी के रूप में, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, है ना, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, विदेशियों के पारपत्र, पारपत्र जानते हो, पासपोर्ट, पारपत्र की जांच करना, है ना, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, ठीक है साहब। तस्करी, नशीली दवा व्यापार आदि पे रोक लगाना, तस्करी नशीले पदार्थों, पदार्थों, पदार्थों की गतिविधियों पर रोक, गतिविधियों पर रोक मेरे प्यारे बच्चों। ये ध्यान, ये काम होता है इसका जिला दंडाधिकारी के रूप में। जिला कलेक्टर होता है ना, वो कई रूपों में काम करता है, तो हमने पहले प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देख लिया, अब जिला दंडाधिकारी के रूप में देख लिया। अब लिख लो मेरे प्यारे बच्चों आप इसके अंतर्गत, लिखो आप राजस्व संबंधी कार्य, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, राजस्व संबंधी कार्य, राजस्व संबंधी कार्य, ध्यान रखना ये सब लिखने पे अब थोड़ा सा आगे हम जब एसटीएम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी इन चीजों का उल्लेख करेंगे, तो यहां पढ़ लेंगे तो फिर एसटीएम में हमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि फिर लिखना ही, अब इसमें समझाने की बात तो कुछ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थ्योरी है, अब आपको लिखनी पड़ेगी थ्योरी यार, है ना, ये तो थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या ही कर सकता हूँ आपको, है ना, भाई प्रशासनिक आ गया, जिला दंडाधिकारी आ गया, राजस्व संबंधी आ गया, थ्योरी है ये तो मेरे प्यारे बच्चों। तो राजस्व संबंधी में लिखो आप भूमि अधिग्रहणों की कार्यवाही करना, भूमि अधिग्रहणों की कार्यवाही करना, अधिग्रहण पर कार्यवाही करना, कार्यवाही करना, अगर कोई लोगों ने जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है,
है ना। भाई किसी ने कब्जा कर रखा है तो उन पे कार्यवाही करना मेरे प्यारे बच्चों। भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना, भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना, भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना प्यारे बच्चों। इनके अलावा, इनके अलावा राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना, राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना, मुकदमों की सुनवाई करना, है ना, राजस्व मुकदमों की सुनवाई करना प्यारे बच्चों। और फिर लिख लो आप जिला राजकोष पर नियंत्रण मेरे प्यारे बच्चों, जिला राजकोष पर नियंत्रण, जिला राजकोष पर नियंत्रण, है ना। जिले की जो भी संपत्ति होगी उसके ऊपर ध्यान रखना, हाँ बीजा चेक करना, बिल्कुल साहब। और फिर लिख लो आप लोग इसके अंतर्गत सरकारी कार्यालय निरीक्षण हो जाएगा, वो तो हो गया साहब। भू राजस्व, कृषि पर सिंचाई ड्यूटी, हाँ भू राजस्व, कृषि कर, है ना, देखो भू राजस्व, भू राजस्व, कृषि कर, कृषि कर, एग्रीकल्चर के ऊपर ये टैक्स लगा सकता है प्यारे बच्चों, है ना। और नहरी कर संग्रह, नहरी कर संग्रह, कर संग्रह, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। भूमि पर कर लगाना कलेक्टर का काम है क्या, या भूमि कर अधिग्रहण, भूमि कर संग्रह कलेक्टर का काम है क्या? हाँ, कलेक्टर होता है वो जमीन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों टैक्स लगा सकता है, और वो कलेक्ट तो पटवारी करेगा लेकिन वो नाम मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। इनके अलावा और बात करें प्यारे बच्चों, आबादी बसाव हेतु भूमि की अव्याप्ति, अगर कोई आबादी बसानी है, आबादी बसाव हेतु, हेतु भूमि की अव्याप्ति, अव्याप्ति, अव्याप्ति का मतलब होता है वो जगह प्रोवाइड करवाना कि इस जगह के ऊपर हम लोगों को ये आबादी ये जो है बसाना है प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। तो सरकारी संपदाओं का प्रबंधन, लास्ट ये लिख लो, सरकारी संपदाओं का, संपदाओं का प्रबंधन। सोचो कलेक्टर के ऊपर कितना काम है, ये सब कलेक्टर के काम है। नाम देखने में बहुत बड़ा लगता है कि साहब राजा जैसी फीलिंग आती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिसके पास जितना बड़ा पद होगा उसके पास जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होगी। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भाई साहब प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनके पास जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। घर में पिताजी के पास पावर होता है लेकिन पिताजी के पास कितनी जिम्मेदारी होती है, समझ रहे हो तुम लोग। तुम लोग ऐसा ही बनोगे, तुम भी सामान्य नहीं अच्छे अधिकारी बनोगे, लेकिन तुम्हारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी भाई, तुम्हारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी प्यारे बच्चों। फिर लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जिला विकास अधिकारी के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, है ना, जिला विकास अधिकारी के रूप में मेरे प्यारे बच्चों। तो जिला आयोजन समिति के सदस्य होते हैं ये, जिला आयोजन समिति के सदस्य, आयोजन समिति के सदस्य, ठीक है ना, जिला आयोजन समिति के सदस्य मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इनके अलावा विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, विकास योजनाओं का, विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। चौथा पॉइंट दोबारा समझो प्यारे बच्चों, एक दो, जिला राजकोष, अरे जिला का जो राजकोष नहीं होगा, ये जो जितने भी विधायक होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, इसका फंड जारी होता है ना, वो तुम ऐसे मत समझना नहीं विधायकों के इनके पास आता है, वो कलेक्टर के पास आता है, कलेक्टर जारी करता है उनको,
भाई कलेक्टर जारी करता है प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। भू राजस्व, कृषि कर, नहरी कर लगाना। भू राजस्व का मतलब क्या हो गया, जमीन का जो राजस्व हो गया है ना, रेवेन्यू है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और नहर जो होती है, जैसे मान लो राजस्थान में गंगानगर वाला, बाड़मेर वाला बेल्ट है, उधर नहर है, उनके ऊपर ये टैक्स लगाता है। ठीक है ना, जहां नहर होगी वहां पर भी ये टैक्स लगा सकता है प्यारे बच्चों कलेक्टर। विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और जिले में चल रही विकास योजनाओं की निगरानी करेगा। जिले में चल रही विकास योजनाओं का, विकास योजनाओं की निगरानी, बस इतना ध्यान रखना है ना, निगरानी मेरे प्यारे बच्चों। ये काम सब कौन करेगा, ये काम मेरे प्यारे बच्चों, ये काम मेरे प्यारे बच्चों कौन करेगा, सब जिला कलेक्टर करेगा, विकास अधिकारी के रूप में। ठीक है ना। और एक इनका जो बार बार पूछा गया है, आपदा प्रबंध अधिकारी के रूप में, है ना। जिले के अंतर्गत ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि भैया आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत, आपदा प्रबंध अधिनियम 2005, प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत जिला आपदा प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। जिला आपदा प्रबंध समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों, अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। लो जी भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया कि आपदा प्रबंध का अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और एक लास्ट लिख लो, प्रोटोकॉल से संबंधित कार्य, लास्ट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटोकॉल संबंधी कार्य। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जिले में कोई भी भाई साहब मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, कोई बड़ा मंत्री आता है, तो कलेक्टर साहब वहां पे रहेंगे, है ना। तो कलेक्टर साहब वहां पे रहेंगे, ये जिला कलेक्टर के काम है। अब मैं 1 मिनट आप लोगों से बातें करता हूं, अब 1 मिनट में आप लोगों से बातें करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे किसी भी भाई को कुछ पूछना है यहां तक तो पूछूं, अगर यहां तक किसी बालक को कुछ भी पूछना है तो वो पूछूं। फिर बात करते हैं उपखंड अधिकारी के बारे में। केवल एसटीएम की बातें करेंगे, बाकी की बातें हम फिर कल करेंगे, है ना। केवल एसटीएम की बातें करेंगे। सर जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो कलेक्टर जमीन दिलवाने का काम करेगा? नहीं बेटा, आपको क्यों करेगा वो, है ना। हाँ, आपको नहीं करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। आप अगर कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप अपनी जमीन पे लगाओ। हाँ, आप अगर कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर रहे हो जिसमें आप हजारों लोगों को रोजगार दोगे, वहां जमीन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा आपको। फिर पटवारी की सैलरी क्या होती है? पटवारी की सैलरी अच्छी होती है बेटा, 2 साल तक उसको लगभग 17-18 हज़ार रुपये मिलते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, चलिएगा साहब, आगे हेडिंग लिखो मेरे प्यारे बच्चों, आप उपखंड अधिकारी। आगे हेडिंग लिखिएगा आप लोग, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। लो जी साहब, उपखंड अधिकारी होता है, ये आरएएस से जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जो आरएएस होता है ना, अपना राजस्थान में आरएएस हो जाएगा, यूपी में यूपीपीएससी हो जाएगा, हर जगह एक अलग अलग हो जाएगा भाई, हर जगह अलग अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं उपखंड अधिकारी की बात करूं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना, यह तहसील व जिले के मध्य कड़ी का काम करता है ना। यह तहसील व जिले के मध्य कड़ी का कार्य, जिले के मध्य कड़ी का कार्य, जहां हम लोग संभागीय आयुक्त को जिला और राज्य के मध्य कड़ी का काम देख रहे थे, ये उपखंड अधिकारी होता है, ये तहसील और जिले के मध्य इसका काम होता है। ठीक है साहब, अब आपने देखा होगा इसमें कई जगह इसको एसडीओ बोला जाता है,
है ना। कई जगह इसको SDM बोला जाता है, SDM मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेरे प्यारे बच्चों, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। एसडीओ और एसटीएम एक ही होता है, क्लियर। कई जगह इसको एसटीओ कह देते हैं, कई जगह इसको एसटीएम कह देते हैं प्यारे बच्चों भाई, ठीक है। अब ये मान के चलो जैसे अलग अलग नाम से कब बोला जाता है, जब मान लो ये कोई दंडनायक के रूप में काम करेगा तब इसको एसडीएम कह देंगे, और बाकी काम करेगा तब उसको एसटीओ बोल देंगे। दंडनायक का मतलब है कोई जमीन की सुनवाई करेगा, मजिस्ट्रेट के रूप में ये काम करेगा, उस कंडीशन के अंतर्गत प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। अब फिर आता है साहब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। हुँ? अगर मैं नियुक्ति की बात करूं प्यारे बच्चों, एक तो आईएएस प्रशिक्षु होते हैं, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब जानते हो आप लोग, जब आईएएस ऑफिसर बनता है ना तो उसको सीधा मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टर नहीं बनाया जाता है, पहले उसको एसटीएम बनाया जाता है। 7 साल तक वो एसटीएम रहेगा, फिर वो कलेक्टर बनेगा, ठीक है ना। 7 साल तक वो एसटीएम रहेगा, फिर उसको कलेक्टर बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक आरएएस से और आरटीएस की पदोन्नति से, आरटीएस की पदोन्नति से, पदोन्नति से। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ नहीं बेटा, अभी यूपीएससी में खत्म नहीं हुए मेरे अटेम्प्ट, है ना। यह आपको ध्यान रखना है कि भैया नियुक्ति की बात करूं तो आईएएस, आरएएस और आरटीएस ऐसे ये बनेंगे साहब भाई, ऐसे ये बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब। उसके बाद की बात करूं मैं साहब कि भैया जिला कलेक्टर के कान व आंख व कान कहा जाता है। अच्छा एक चीज मैंने आपको लिखा है नहीं जिला कलेक्टर के अंतर्गत, है ना, इसमें जिला कलेक्टर के कान व क्या कहेंगे इसको, जिला कलेक्टर की मेरे प्यारे बच्चों आंख व कान, जिला कलेक्टर के कान व आंख कौन होगा, एसटीएम, ठीक है। और जिले का कान, नाक व हाथ किसे कहा जाता है, वो जिला कलेक्टर को कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग एसटीएम के कार्य मेरे प्यारे बच्चों, या उपखंड अधिकारी के कार्यों के बारे में हम लोग बातें करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एसटीएम उपखंड अधिकारी के कार्य, उपखंड उपखंड अधिकारी के कार्य, अधिकारी के कार्य, उपखंड अधिकारी के कार्य मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उपखंड अधिकारी के कार्य। अब वही कार्य इसके भी मेरे प्यारे बच्चों जैसे भू राजस्व अधिकारी के रूप में हो जाएगा भाई, भू राजस्व अधिकारी के रूप में, है ना, भू राजस्व रेवेन्यू के अंतर्गत भाई काम, वो जो जिला कलेक्टर का नीचे आ जाएगा ये दोस्तों, है ना। हाँ सर, बूढ़ा होने पर बड़ी पोस्ट मिलती है, पीएम सीएम कलेक्टर गवर्नर, नहीं बेटा बूढ़ा होने पे नहीं मिलती है, बूढ़ा होने पे नहीं मिलती है ये, ठीक है ना। चलो, चुनाव लड़ना पड़ता है पीएम सीएम के लिए, चुनाव लड़ना पड़ता है प्यारे बच्चों। भू नक्शे व भू अभिलेख तैयार करना, भू नक्शे नक्शे व भू अभिलेख तैयार करना, भू अभिलेख तैयार करना, तैयार करना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। भू नक्शे व भू अभिलेख तैयार करने का मतलब क्या हो गया, अरे जमीन से संबंधित है, जमीन जो होगा उसका मैप तैयार करना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये काम किसका होगा, एसटीएम का होगा प्यारे बच्चों, किसका होगा, एसटीएम का। राजस्व संग्रहण करवाना, राजस्व संग्रहण करवाना,
कलेक्ट करवाना प्यारे बच्चों, रेवेन्यू। ठीक है साहब। भूमि रूपांतरण, भूमि रूपांतरण, भूमि रूपांतरण का मतलब जानते हैं आप लोग? भूमि रूपांतरण का मतलब होता है कौन सी बंजर भूमि है, कौन सी फसल बोने योग्य भूमि है, या कौन सी भूमि के अंतर्गत कोई काम होगा, कहाँ पौधे लगाए जाएंगे, वो सब काम है वो इन्हीं का होता है प्यारे बच्चों। फिर है अतिक्रमण हटाना। किसी भी जमीन के ऊपर अगर किसी ने कोई अतिक्रमण कर रखा हो, अतिक्रमण हटाना। ठीक है साहब। इनके अलावा पत्थरगड्डी के आदेश जारी करना, यही करता है पत्थरगड्डी, पत्थरगड़ी के आदेश जारी करना, आदेश जारी करना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये सब काम है, ये सब जो काम है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके है? ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में करता है ये भू राजस्व अधिकारी के रूप में काम करता है। ठीक है। फिर दंडाधिकारी के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में दंड में क्या क्या देता है प्यारे बच्चों? ये कानून व्यवस्था बनाए रखता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है सर। कानून व्यवस्था बनाए रखता है। दूसरा, शांति भंग पर, शांति भंग पर कार्यवाही करता है, शांति भंग पर कार्यवाही करता है प्यारे बच्चों, है ना। किसी भी प्रकार से कोई शांति भंग हो उस पर कार्यवाही करता है। और वार्षिक अपराध रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करता है। वार्षिक अपराध अपराध रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करता है। लो जी साहब, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों दंडाधिकारी के रूप में। थोड़ा सा और 5 से 7 मिनट और पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना। मैं मानता हूँ आज थक गए आप, 2 घंटे से लगातार लिख रहे हो। आज लिखना ही लिखना था आप लोगों को, आज लिखाया खूब है प्यारे बच्चों, है ना। बस प्रशासनिक और चुनाव 2 और रह गए, जोर मार के 5 मिनट क्लास और होगी आप लोगों की प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। फिर कल छोटी क्लास होगी आपकी, और कल लास्ट क्लास होगी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। ठीक है ना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो है वो एसडीएम का क्या क्या काम होता है। तो प्यारे बच्चों, जन शिकायतें सुनना, जन शिकायतें सुनना, जन शिकायतें सुनना मेरे प्यारे डियर। और बीपीएल की पहचान करना, बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं ना उनको। बीपीएल क्या होता है? बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे पहचान करना, बीपीएल की पहचान करना, की पहचान करना। ठीक है ना। बीपीएल की पहचान करना प्यारे बच्चों। और अधीनस्थों पर नियंत्रण व निर्देशन, अधीनस्थों पर नियंत्रण एवं निर्देशन। ठीक है ना। अधीनस्थों पर नियंत्रण एवं निर्देशन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब लास्ट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत, लास्ट, हाँ 2 रहे। एक लिख लो आप चुनाव अधिकारी के रूप में, एक लिख लो आप चुनाव अधिकारी के रूप में भी ये काम करता है, चुनाव अधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में। लो जी भैया, चुनाव अधिकारी के रूप में क्या क्या काम करेगा? ये बीएलओ की नियुक्ति करेगा, बीएलओ ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति, बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है साहब। फिर लिखो मतदाता सूची में नवीकरण करना, मतदाता सूची में नवीनीकरण करना,
नवीनीकरण करना। जैसे अभी SIR चल रहा है, आपने नाम सुना होगा। अभी जो वोटर लिस्ट है उनका नवीनीकरण हो रहा है कि कौन जिंदा है कौन मर गया, है ना, वो काम हो रहा है। ठीक है साहब। और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करना, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करना। रिटर्निंग ऑफिसर होता है बेटा जब चुनाव होता है ना उस समय, है ना। रिटर्निंग ऑफिसर होता है मेरे प्यारे बच्चों जब चुनाव होता है उस समय, मेरे प्यारे बच्चे। एक आया सांकला घनश्याम सिंह पटवारी, होता क्या है ये बेटा? पटवारी आप कहाँ से हो? राजस्थान से नहीं हो क्या आप? पत्थरगड़ी होता है बेटा खेत के चारों ओर पत्थर गाड़ने के आदेश देना, है ना। अभी मैं 1 मिनट और लिखा दूं आपको, फिर आपकी समस्याएं सुनता हूं प्यारे बच्चों। एक लास्ट लिख लो आप लोग, यहीं लिख लो आप, न्यायिक अधिकारी के रूप में। न्यायिक अधिकारी के रूप में 2 लाइन बची है बस। न्यायिक अधिकारी के रूप में प्यारे बच्चों, है ना, न्यायिक अधिकारी के रूप में। न्यायिक अधिकारी के रूप में पहला तो लिख लो आप, पहला तो लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना, है ना। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा। ठीक है साहब, है ना। और दूसरा लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत आप लोग दूसरा लिखो, चारागाह और वन भूमि विवाद का निपटारा करना। चारागाह है और वन भूमि, चारागाह और वन भूमि का निपटारा। लो जी साहब, ये आप लोगों के STM के काम हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। काफी लिखा दिया आज आप लोगों को, थोड़े थक भी गए होंगे मुझे ऐसे लग रहा है ना, आज तो बहुत लिखा दिया आप लोगों को। 2 घंटे हो गए, बातें की ही नहीं आपसे लगातार, बस आज तो लिखो 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 है। पटवारी होता है बेटा जैसे उत्तर प्रदेश में उसको बोलते हैं लेखपाल, है ना। लेखपाल, जमीन का नाप करना, ये पटवारी का काम होता है ना। और पत्थरगड्डी होता है, जैसे मेरा ये खेत है, जैसे हम दो भाई, ये पूरा खेत है, ये 2 भाइयों का है, A और B का है। अब इसका सीमा निर्धारण कि ये बीच में हो गया, फिर STM आदेश देगा कि भाई तुम यहाँ पत्थर गाड़ दो, तुम यहाँ पत्थर लगा दो, ताकि तुम्हारी जमीन है वो दोनों की अलग अलग हो जाए, किसी भी प्रकार से मिक्स ना हो, है ना। इससे पत्थरगड़ी कहा जाता है, पत्थर गाड़ देना। हर जिले में कलेक्टर होता है, बिल्कुल हर जिले का एक कलेक्टर होगा बेटा, कंपलसरी है ये भाई, हर जिले में एक कलेक्टर होगा ही होगा। और बताओ, और कोई डाउट है तो? अब यार कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे, है ना। कल हमारी क्लास होगी वो 9 बजे ही होगी। कल अपनी क्लास है वो 9 AM ही होगी, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी प्यारे बच्चों, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। आप लोगों को बहुत मिस करेंगे हम लोग। आप तो करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो रोज सुबह 9 बजे, एक आदत सी बन गई है, और बहुत लंबे समय से मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ तो हिमांशु, आपने बताया बेटा आपकी एग्जाम कब है? हिमांशु मुझे फ़ोन कर लेना, तो बेटा फ़ोन करना, मैं पूरी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में आया ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटा, मुझे फ़ोन कर लेना तो। हाँ जी अंकिता जी, कल लास्ट होगी, आज नहीं होगी, कल लास्ट क्लास होगी। आज अपनी ज्योग्राफी की लास्ट क्लास होगी 2 बजे, ठीक है ना। आज ज्योग्राफी की लास्ट क्लास होगी प्यारे बच्चों। बहुत लंबे समय से हम लोग जुड़ रहे हैं, मिस तो करेंगे ही हम लोग। आज का सेशन कैसा लगा एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताना। बाकी डिटेल की बातें हम सब लोग कल ही करेंगे, है ना। हाँ कल ही करेंगे, कल अपने ज़्यादा नहीं बचा, अब केवल इसके अंतर्गत तहसीलदार पटवारी बचा है, थोड़ा सा बचा है, मुश्किल से 15-20 मिनट का काम बचा है। और फिर आपको कुछ सिलेबस के बारे में, कुछ आपका स्ट्रेटजी वगैरह है वो बता दूंगा मैं, और फिर अपना समापन कर देंगे हम लोग। ठीक है। फिर 23 को है सर, आप एग्ज़ाम दिला भी लाओगे या 23 को? तो यार शायद मैं यहाँ मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, बात कर लेंगे, मैं आपको पूरा बता दूंगा सर। हाँ सुबह की शुरुआत मेरे से ही होती है ना।
हाँ, RS प्री और SI का लेवल एक ही होता है। महाराष्ट्र में तलाटी, तमिलनाडु में कर्नम। हाँ, अलग अलग नाम है बेटा, वो छोड़िएगा। मोनिका बहुत बढ़िया बेटा, गजब, शाबाश पूनम। चलो तो है ना, कल मिलेंगे अब हम लोग। और लोक नीति वाला टॉपिक ऐसा है, मैं लोक नीति वाला बेटा उसमें करवा दिया ना। ये जो लोक नीति और तुम्हारा क्या नाम है, नागरिक अधिकार पत्र एक ही होता है ना। लोक नीति और नागरिक अधिकार पत्र एक ही होता है बेटा। बंटी कौन है तुम्हारा, गोसाई राम, ठीक है ना। हाँ, चलो तो चले, कल मिलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।